Hello friends, welcome to Delno. Today we are going to discuss part 23 Constitutional Law 1000 MCQ series. So continue from question number 661. Consider the following statements. Statements दिया हुआ है उसको कंसीडर करना है और 1 2 3 4 जो भी दिए हुए उनमें से कौन सा सही है ये टिक लगाना है, उसमें बताना है. द एनालिसिस ऑफ द आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन डिस्क्लोजेस दैट एज यू नो 73 बात क्या करता है. 73 टॉक्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन मीन्स वहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी लॉ बना सकता है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग. वो पार्लियामेंट के पास पावर है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकती है, अपने पावर को, अपने ऑथोरिटेटिव पावर को एक्सरसाइज करके कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट नेशनल इंटरेस्ट में कुछ भी बना सकती है वो. तो ऐसा ये पावर एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है ये यूनियन के पास. ओके अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 73 जो है कौन सा सही है यहाँ पे देखिए. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू ऑल मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ. ओके सही है ये, पार्लियामेंट के पास पावर है अभी बताया. फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द सेड एग्जीक्यूटिव पावर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पार्लियामेंट्री लॉ मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस. सेकेंड है. थर्ड है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे ऑल्सो एक्सरसाइज सच ऑथोरिटी अवेलेबल अंडर द ट्रीटी. अब क्या है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा. ओके सो इसका लगाएंगे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू ऑल मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ. जाहिर सी बात है कि पावर तो है लॉ बनाने का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. फर्स्ट एंड सेकेंड वाला सही है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑल्सो एक्सरसाइज सच ऑथोरिटी अवेलेबल अंडर एनी ट्रीटी. देखिए यहाँ पे ट्रीटी के बारे में जो बात किया गया है 73 क्लॉज बी में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे बताया गया है कि टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन एज आर द एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट. सो उसमें कुछ चीज़ें बताई गई है. ओके अभी फिलहाल क्या है कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेड एग्जीक्यूटिव पावर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पार्लियामेंट्री लॉ मस्ट बी एग्जिस्टेंस. ओके कम टू नेक्स्ट वन. The President of India is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers in the matters of appointment of. अब देखिए किसके अपॉइंटमेंट में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एड एंड एडवाइस उनको लेना नहीं पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से. इट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड टू टेक एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. एज यू नो चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट जो भी है यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू टेक एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके सो कम टू नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. The power of judicial review means the power of the Supreme Court to. क्या होगा. जुडिशियल रिव्यू जानते हैं क्या होता है. जुडिशरी रिव्यू करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखती है, जो भी लॉ यानी कि पार्लियामेंट से पास हुआ जो भी बिल पार्लियामेंट से पास होकर एक्ट बना उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखती है, जुडिशियल रिव्यू करती है. ओके सेट असाइड एनी एग्जीक्यूटिव डिसीजन इट इज अगेंस्ट स्टैट्यूटरी लॉ. बी में बता रहा है सेट असाइड एनी प्रोविजन ऑफ लॉ if it is contrary to the fundamental rights. Examine constitutional validity of any administrative action as well as legislative provisions and strike it down if not found in accordance with the constitutional provisions. So answer is C. इसका आंसर C हो जाएगा. Come to next one. The real position of the high courts is that they are subordinate to the Supreme Court of India, under administrative control of the Supreme Court of India, subordinate to the Supreme Court of India and under administrative control of the state constitutional courts, and only the purpose of jurisdiction like a jurisdictional hierarchy subordinate to the Supreme Court of India. So this is correct. ये सही हो जाएगा. अब 664 का हो जाएगा डी. कम टू नेक्स्ट वन. द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32. अब पता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट का 226 है, ये याद रहना चाहिए आपको. सो कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट वाइडर देन दैट ऑफ द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर 226 बिकॉज द हाई कोर्ट मे एक्सरसाइज दिस पावर इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट्स and matters in appeal, fundamental rights in any matter, fundamental rights and other legal rights. देखिए
जाहिर सी बात है, जब कभी भी हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में सबसे पहले ये लीगल राइट की वायलेशन होती है तब जाते हैं। फंडामेंटल राइट के जैसे ही देखिए, लीगल राइट भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। अब लीगल राइट की वायलेशन यानी कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन भी है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी लीगल राइट की वायलेशन है तो वो लीगल राइट फंडामेंटल राइट दोनों अलग अलग चीज़ है, पर लीगल राइट की वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट सीधे जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट की वायलेशन होता है तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट कहता है फंडामेंटल राइट लीगल राइट दोनों के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है सीधे आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो इसका बी हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन। Article 323 of the Constitution of India lays down that when the report of the Union Public Service Commission is not accepted, the reason for such non-acceptance are to be laid down. अब क्या हो जाएगा? are to be laid down. Okay. So यहाँ पे क्या है? Reason for such non-acceptance are to be laid down before Lok Sabha, Rajya Sabha, Lok Sabha and Rajya Sabha Cabinet Committee presided over by the Prime Minister. यानी कोई कैबिनेट कमेटी है जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है, यानी कि लोकसभा होगा राज्यसभा होगा, दोनों हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? इसका हो जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा। कम टू नेक्स्ट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड? कौन सा ऐसा मैटर में मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है इस केस में? कौन सा मैटर होगा? तो ओके, matters relating to the matters of recruitment to the civil service, no disciplinary matters, no claims by or in respect of a person who has served the government, the matters in which the government is empowered to make reservation in the post for government services, इस मैटर में कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। कम टू नेक्स्ट वन। अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट बॉडी इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज। देखिए ये नन अदर देन इंदिरा गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एसेंस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, इसका हो जाएगा पीपल ऑफ इंडिया। कम टू नेक्स्ट वन। मैच लिस्ट 1 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है और लिस्ट 2 सोर्स है, कहां से लिया गया है, मींस बोरोड कहां से किया गया है। इमरजेंसी की बात करें तो बाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के बारे में जानते ही हो, तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो बी का हो जाएगा 3 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रही है किया जा रहा है, सॉरी, ये हो जाएगा ब्रिटेन से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी आयरलैंड से। सही है। कम टू नेक्स्ट वन। अभी भी यहाँ पे है फर्स्ट लिस्ट 1 में केस बताया गया, लिस्ट 2 में सब्जेक्ट बताया गया। कहाँ से लिया गया मतलब इस केस का सब्जेक्ट क्या है? ये गीता हरिहरन वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया, ये केस किस चीज़ का है? देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ किसका आंसर क्या होगा। ए का हो जाएगा 2, जो गीता हरिहरन वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का 2। रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में बात करता है। नसुक लाल विठल दास चौहान वर्सेस राम लुवाया, ये क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3 लगा लीजिएगा, जो कि बात करता है डिपेंडेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ हो जाएगा। सो सी का हो जाएगा 4, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। श्रीवनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस सोमनाथ दास, ये हो जाएगा लीगल पर्सनैलिटी, ये 1 का हो, मतलब यानी कि डी का 1 हो जाएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। Which of the following statement is correct? In the case of N. Nagendra Rao versus State of Andhra Pradesh, it was affirmed by the Supreme Court that doctrine of sovereign immunity has relevance in the present day context. State can succeed in pleading its immunity by showing that the tort was committed by its servant and in the course of discharge of statutory functions. या फिर C है इसमें कि state can not claim sovereign immunity if इट्स ऑफर्स आर नेग्लिजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स। क्या होगा 672 का? सो इसका हो जाएगा कि एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट अ स्टेट कैन नॉट क्लेम सॉवरेन इम्यूनिटी इफ इट्स ऑफिसर्स आर नेग्लिजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स। अगर ऑफिसर्स नेग्लिजेंट है अपने पावर को एक्सरसाइज करने में, तो इस केस में कोई
यानी कि इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, तो सी हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल गाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेट टू मीट सोशल नीड्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर? फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। क्या हो जाएगा इंडिया में? इनमें से कौन सा है जो रियल गाइडिंग फैक्टर है, जो कि स्टेट को मीट करता है सोशल नीड्स और एस्टेब्लिशमेंट के, सोशल न्यू ऑर्डर यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होगा? ये हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कभी भी सोशल ऑर्डर की बात की जाती है, सोशल नीड्स की बात की जाती है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। Come to next one. The Supreme Court has interpreted the power of judicial review as a basic feature of the Constitution. Okay. However, there is a schedule to the Constitution in which if a statute is specified, it cannot be questioned, यानी कि challenge नहीं किया जा सकता है court of law में, and on the ground of the violation of fundamental right, which one of the following is? अब जैसी बात है कि 9 शेड्यूल में कोई भी चीज़ चल जाती है, तो अब फर्स्ट अमेंडमेंट की बात ही ले लो, तो उसमें ही अब 9 शेड्यूल को ही लगाएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर इंश्रीन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है? अब इसको इस तरीके से लगाना जैसे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात किया गया है। सो इसका जो हो जाएगा आंसर होगा, देखिए पहले तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा लिबर्टी हो जाएगा, सोशल जस्टिस लिबर्टी हो जाएगा, यानी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ हो गया। फिर उसे इक्वालिटी, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी है ना, नहीं फर्टर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि पहला हो जाएगा 3 जस्टिस, फिर उसके बाद है क्या, उसके बाद है लिबर्टी सेकंड वाला, फिर उसके बाद हो जाएगा इक्वालिटी, यानी कि फर्स्ट में इक्वालिटी दिया हुआ है 3-2-1 यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा। कम टू नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सिटीजन शुड बी एक्सरसाइज फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लेयर आर एज प्रोनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मंडल कमीशन जजमेंट? क्या प्रोनाउंस किया गया था? ये किया गया था एडवांस सेक्शन एमंग अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी के लिए बात किया गया था। ओके, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सो इसका आंसर 1 ओनली हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट में केस दिया हुआ, सेकंड में उसका केस का सब्जेक्ट दिया हुआ, क्या मैटर है। एल चंद्रा कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा, ये जुडिशल रिव्यू का केस था, तो ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरल, क्या हो जाएगा इसका बी का? सो बी का हो जाएगा राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बी का हो जाएगा 4, बी का 4 लगाएंगे। कम टू नेक्स्ट वन, रणधीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, रणधीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो जाएगा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। एंड डी का एज यू नो जो बचा हुआ है वो हो जाएगा 2, डी का 2 हो जाएगा। एस जगन्नाथ वर्सेज एजुकेशन यूनियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि परवन कल्चर एंड कोस्टल जोन, ये लगाइएगा आप इसका, डी का 2। कम टू नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस? दोनों के पास अवेलेबल है, ये है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डी हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 14 पता है आपको, 678 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, which one of the following statement is correct? Right to free and compulsory education to all children between 6 to 14, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल राइट्स विच हाउएवर कैन बी इन्फोर्स ओनली इफ द स्टेट मेक्स एन इनेबलिंग लेजिस्लेशन? क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा अब फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे पता ही है कौन सा आर्टिकल है, 21A है ना, देख लीजिएगा, राइट टू एजुकेशन बिटवीन 6 to 14, और उसमें बताया गया है डीपीएसपी में 0 to 6 है, आप चेक कर लीजिएगा उसमें भी एक बार। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए। ये हो जाएगा वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिगार्डिंग भी है, शेड्यूल ट्राइब से रिगार्डिंग भी है, जैसे बताया गया था,
बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है, 16 क्लॉज 4 में बताया गया इसके, इससे रिगार्डिंग ओबीसी वगैरह के लिए। सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है एस सीज, एस टीज एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है 15 में कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस। सो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है इन सारी चीज़ों पे, तो वो वहाँ पे क्लॉजेज में बता दिया गया। 15 क्लॉज 4 पढ़िएगा, 15 क्लॉज 3, ये सारी 5 ये बात करता है, उसमें देख लीजिएगा आप। इसका हो जाएगा ए 1, 2 एंड 4। कम टू नेक्स्ट वन, हु अपॉइंट्स जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय हिम इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सही है। Which one of the following statements is correct on receipt of a constitutional amendment bill after the passing by each house of the parliament the president shall give assent? दे सकता है president shall give an assent, ए हो जाएगा। Come to next one. Through which provision does the Constitution of India explicitly यानी in a clear and detailed manner, okay, explicitly in a clear or detailed manner prohibit racial discrimination in India? ओके, कौन सा प्रोविजन है बताइए? ये है 15 एंड 16। एज यू नो 15 में क्या बात करता है, 16 में क्या बात करता है, बताया ही था मैंने अभी। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। कंसीडर द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच डेल्ट विथ द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई उसको ईयर वाइज देख लीजिए, कौन सा केस पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये वाला केस है सेकंड वाला, यानी कि सेकंड सबसे पहले संकल चंद सेठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है 1977 का। ओके, सेकंड वाला। आफ्टरवर्ड क्या है, कौन सा है? उसके बाद आते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज केस ऑफ 1981। उसके बाद आते हैं 2-1 का कॉम्बिनेशन कौन सा है? सारा ये दो कॉम्बिनेशन 2-1 का दे रहा है। उसके बाद 3 हो जाएगा। ओके, ये 3 में ये हो जाएगा 1998 का। सबसे ये लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ये 2016 के आसपास है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सी हो जाएगा, सी होगा ना। 2, 1, 4, 3 क्या होगा? 684 का सी हो जाएगा। ओके, ये और 1993 वाला केस है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 2016 का भी एक केस है, तो अभी इसके अनुसार लगाएंगे सी आंसर 2143। ओके, कम टू नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हाई कोर्ट्स हैज जुरिडिक्शन टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, टेंडर एडवाइस ऑन लीगल क्वेश्चन रेफर्ड टू इट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, tendered advice on legal question referred to its governor of the state, issue certain writs for enforcement of fundamental rights और for other purposes। क्या है बताइए? हाई कोर्ट के पास क्या जुडिक्शन है यहाँ पे? यहाँ पे हाई कोर्ट के पास जुडिक्शन है कि पनिश कर सकती है फॉर इट्स कंटेम्प्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये दोनों गलत लग रहा। रीट इशू कर सकती है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ वन इज करेक्ट, यानी कि इसके अनुसार आंसर ए होगा। कम टू नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे बताया गया है सही है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सर्व द नीड्स ऑफ अ स्टेट इफ रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। सही है। पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह का जो आर्टिकल बताया था वो देख लीजिएगा, 15, 16 यानी 315 एंड 316, नॉट 15, 16। ओके, द फर्स्ट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, मेड चेंजेस इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस? कौन से प्रोविजंस में बदलाव किए गए थे? जाहिर सी बात है SC ST के लिए बदलाव किया गया था, SC और ST से रिगार्डिंग बदलाव किया गया, क्योंकि उसके बाद ही आया था चंपकम दुराई राजन वाला केस आया था, फिर उसके बाद गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, ये सारे केसेज आए। ओके, वो तो फिर आगे बहुत सारे सज्जन सिंह वाले भी केस आए थे, जब वहाँ पे क्या हुआ था, लैंड एक्विजिशन वाला चल रहा था, वहाँ पे प्रिवी पर्स का मामला था, बहुत वो चीज़ें थी। ओके, अभी इस पे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले SC ST की बात की गई थी, तो ये तो सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद है कि
जो सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशन जो यहाँ पे क्या था कि कुछ चीज़ों को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह है या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए, उसको 9 शेड्यूल में डाल इसलिए दिया गया ताकि उसको चैलेंज ना किया जाए। और 31 आर्टिकल था उसमें भी कुछ अमेंडमेंट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी उस समय, तो उसको भी कुछ चीज़ों को उसको डाल दिया गया था 9 शेड्यूल में ताकि उसको चैलेंज नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट की वायलेशन, फंडामेंटल जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी प्रोविज़न दी गई थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था, यानी बदलाव किया गया था SC/ST से रिगार्डिंग, लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिगार्डिंग, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में बाद में जाकर लैंड एक्विजिशन होने लगा क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आ गए सारे स्टेट में, तो उसको भी कहीं ना कहीं 9 शेड्यूल में डालने का काम किया गया था। तो वो बहुत लंबा कहानी है उसमें। फ़िलहाल अभी सेविंग सर्टेन इफेक्ट्स टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई थी। सो ये फर्स्ट वाला 3 पैरा जो है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी बात करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अभी यही लगाइए। कम टू नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट when the president issue a proclamation of emergency, okay, only article 19 automatically suspended, the enforcement of all other fundamental rights can be suspended by an order of the president। अब आर्टिकल 358 पढ़े, 358 तो वहाँ पे क्या बताया गया है, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग एमरजेंसीज, ओके, तो क्लियर कट बताया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 19 इट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। सारा सस्पेंड हो जाता है, 19 भी सस्पेंड होता है, पर आर्टिकल 20 जो है और 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बात करता है ये ना, ओके, तो ये दोनों आर्टिकल है वो सस्पेंड नहीं होगा तब तक जब तक कि प्रेसिडेंट का मतलब एसेंट ना आ जाए, प्रेसिडेंट उसको कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ना आए, ओके। कम टू नेक्स्ट वन, इन विच लिस्ट लिस्ट 1 द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन इनमरेटेड, कौन सा लिस्ट में है, ये हो जाएगा, ये होगा बी, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। ये तो पता ही है आपको कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, ओके, जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों बना सकती है, ओके। अब जैसे कि लिस्ट 1 के बारे में जानते हो कि लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में, यानी कि अब उस बढ़कर 100 हो गए, 97 से 100 याद रखिएगा। स्टेट लिस्ट के बारे में बताया था कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 66 के आसपास, लेकिन 61 अब रह गया है शायद, इसको देख लीजिएगा एक बार। और कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट की, तो वहाँ पे कितना पढ़ा था आपने 47, लेकिन अब 52 हो गया है, देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स हैं सारे में। कम टू नेक्स्ट वन, अभी क्या है कि विच, इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर्स कवर्ड अंडर लिस्ट 1 ऑफ द 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि पता है कि लिस्ट 1 से पता चल रहा है कि ये यूनियन लिस्ट है, ये यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, अब दिमाग सोचो कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है यूनियन लिस्ट में। जाहिर सी बात है फॉरेन लोन्स वगैरह जितने भी है सब यूनियन का काम है, ये स्टेट का इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा ही नहीं। एटॉमिक एनर्जी से रिगार्डिंग सब यूनियन का काम है। इंश्योरेंस से रिगार्डिंग यूनियन का काम है क्या, हाँ, इंश्योरेंस से रिगार्डिंग भी यूनियन का काम है। पब्लिक हेल्थ स्टेट के पास भी है ये, ओके। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू लिस्ट 1, सो बी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।